जय हिंद ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857। जैसे आप इस चैप्टर के बारे में या इवेंट के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, आज़ादी की जो अपनी पहली लड़ाई थी उसका एक बहुत बड़ा पड़ाव था। इसी उठाव ने आगे जाके भारत के फ्रीडम फाइटर्स को एक इंस्पिरेशन की तरह एक उम्मीद जगाई थी कि हम लोग सब साथ में मिलके कुछ कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल सेट हुआ था कि इफ वी आर यूनाइटेड तो हम ब्रिटिश के साथ लड़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं उस भारत की जो इमेज थी, जो अलग अलग हिस्सों में, स्टेट्स में, अलग अलग फ्लैग्स में बटा हुआ था, उसको एक रूप देने का प्रयास था। एक यूनाइटेड भारत को रिप्रेजेंट करने का कुछ लेवल तक कोशिश थी। पूरी तरीके से सफल था क्या? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर पूरी तरीके से सफल होता तो हम अब तक आज़ाद, हम 1857 तक ही आज़ादी पा चुके होते। तो मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, इस खूबसूरत से इवेंट को, और काफ़ी इंस्पिरेशनल है, उसको हम देखने वाले हैं। मुझे बस लिंक शेयर करनी है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। कहानी को शुरू करते हैं अभी। लेट मी शेयर द लिंक। चलो, ऑनलाइन में कौन है? उदय, एक बार जय हिंद बोलो तो मुझे पता चलेगा, यहाँ पे मैसेज दिखेगा कि ज्वाइन कौन हुआ है। आर्यन, उदय, whoever has joined, टाइप। ओके ग्रेट। चलो शुरू करते हैं फिर अभी कहानी को नाउ। सो आज मेरी आवाज़ आई थिंक उदय क्लियर आ रही होगी, बफरिंग हो नहीं रहा होगा। इंटरनेट का इशू था उस वक्त पे, इंटरनेट थोड़ा स्लो डाउन था। फिर भी हुआ तो बताओ, क्योंकि उतनी भी स्पीड नहीं दी आ रही है अभी भी। मैं देख रहा था 20 Mbps है। चलो, पर उम्मीद करते हैं कि आज दिक्कत नहीं होगी। ओके चलो बढ़िया। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ रिवॉल्ट ऑफ 1857। शुरुआत में उस दिन थोड़ा सा ब्लर हो रहा था और अपना स्क्रीन फ्रीज हो रही थी, इंटरनेट कनेक्शन डाउन था। तो आज हम लोग इसको देख लेते हैं अच्छे से। नाउ अगर हम देखें इस इवेंट को हिस्टोरिकली, तो इसको हम सिपॉय म्यूटिनी कहते हैं। अभी इस इवेंट के बारे में हर किसी की राय जो थी वो अलग अलग बनी। अलग अलग बनने के रीजन भी थे कि ये बहुत सारे पहलुओं से जुड़ा हुआ इवेंट था। जैसे किसी ने इसको बोला फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, somebody called it just the Sepoy mutiny, एंड इसी तरीके से इसको जाना गया था। देखो, एंड सिपॉय म्यूटिनी कहा इसको जॉन लॉरेंस और एस ए खान ने। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इट वाज अ प्लान, ये बोला वीडी सावरकर ने, बोला कि ये प्लान तरीके से था। जबकि ब्रिटिश कभी मानना ही नहीं चाहते थे कि ये प्लान तरीके से हुआ है। उनका ये कहना था कि बस ये हो गया और भारत के लोग इसके अंदर सिर्फ पार्टिसिपेट किए थे, कोई बड़ी बात नहीं। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा इसको जवाहरलाल नेहरू जी ने और पी सीतारमैया, जो आगे जाके कांग्रेस के लीडर थे। नेक्स्ट वी हैव रिलीजियस वॉर अगेंस्ट क्रिश्चियंस, ये कहा देखो LER लीस ने। तो इनका गजब हाल था ब्रिटिशों का। अपने आप को विक्टिम प्ले कार्ड खेलने का एक तरीका था कि क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट हम क्यों थे, जब हम तुम्हारे देश में आए नहीं हैं, तुमको हम बोल नहीं रहे कि तुम कन्वर्ट हो जाओ हिंदुइज्म में, अपने धर्म का प्रसार आके नहीं कर रहे, या फिर वहां के चर्च को हम टेम्पल से भी रिप्लेस नहीं कर रहे, तो किस तरीके से जस्ट। उसके बाद नेशनल राइजिंग कहा गया इसको बेंजामिन डिजरेली ने। नेक्स्ट देखिएगा, ये आपको किताबों के नाम और उनको बारे में पूछा जा सकता है कि किसने। 1857 नाम का किताब लिखा गया था एसएन सेन ने। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर का एक किताब याद रखो। सिपॉय म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 RC मजूमदार ने लिखा। रिबेलियन ऑफ 1857 PC जोशी। बहुत सारी बार इसको हम रिवॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, रिबेलियन के नाम से। यूजुअली ज्यादा पॉजिटिव होता अगर हिस्टोरिकली हम इसको अगर इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कह पाते तो, बट लिखने वालों ने, समझने वालों ने, आगे जो हिस्टोरिकली इसको फॉरवर्ड किया गया, सबने इसको एक रिवॉल्ट की तरह ही देखा। जबकि एक ऐसा इवेंट था जिसने आगे आने वाले कितने सारे जनरेशन के लोगों को मोटिवेट किया था फाइट बैक करने के लिए,
गांधी जी से होके, जवाहरलाल नेहरू से होके, भगत सिंह, और उसके बाद सुखदेव राजगुरु। नेक्स्ट है अपने पास द इंडियन रिबेलियन। डफ नैरेटिव ऑफ ए डफ ने लिखा था, या नैरेटिव ऑफ इंडियन रिवॉल्ट फ्रॉम इट्स आउटब्रेक टू कैप्चर ऑफ लखनऊ, ये लिखा था देखो कोलिन कैम्पबेल। ये इन्वॉल्व थे, कैम्पबेल नाम का जो ऑफिसर था, ही वाज इन्वॉल्व इन द लखनऊ का रिवॉल्ट को क्रश करने में। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी लिखा था देखो टी.आर. होम्स ने। ये इतनी किताबें याद रखनी होगी आपको। फिर अब आगे चलते हैं कि कॉजेस क्या थे, पॉलिटिकल कॉजेस हम देख रहे हैं। सबसे पहले देखो, किसी भी रिवॉल्ट की या किसी भी रिबेलियन की, प्रोटेस्ट की शुरुआत होती है जब लोगों के बीच में उस चीज को लेके बहुत ज्यादा गुस्सा हो। बांग्लादेश में हमने देखा कि वहां की सरकार को लेके और उनके पॉलिसीज को लेके, एक सेकंड देना, उनके पॉलिसीज को लेके बहुत ही ज्यादा लोगों के बीच में क्या था, गुस्सा था। और वही गुस्सा फिर हम देखते हैं कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उनको अपने देश से लोगों ने भगा दिया। इवन though she was the prime minister of Bangladesh, she didn't have enough time to get her things and sit into the helicopter. इंडियन आर्मी को वहां से उनको निकालने में मदद करनी पड़ी थी। So now, given that fact, all these things happen because there is some kind of dissatisfaction among the population या crowd या of people in the country. Now what happened is that political cause क्या थे इसके, हम लोगों ने देखा था शुरुआत में there was a एंग्लो मैसूर वॉर, उसके बाद देखो एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो सिख वॉर, उसी के साथ आपका प्लासी, बक्सर। सो नाउ गिवन ऑल these events, most of the people who were ruling the India, be it in south, be it in north or any part of the country, they were really unhappy with the Britishers and how they were dealing with all the political structure of India. सभी के साथ में कहीं ना कहीं लोगों के बीच में गुस्सा था, और वो गुस्सा ये जो भी रूलर थे यहाँ पे रूल करने वाले, उनके अंदर था। मैसूर हो गया, मराठास हो गए, सिख हो गए, ये जो भी लोकल रूलर्स थे, दे वर नॉट हैप्पी अबाउट हाउ देयर पावर वाज बीइंग टेकन बाय द ब्रिटिशर्स। और इसी वजह से लोकल रूलर्स के साथ में जो हुआ, वो एक मेन रीजन था उनका कि पावर हंग्रीनेस और एनेक्सेशन की पॉलिसी जो थी उनकी। जैसे पॉलिसी के अंदर अगर हम देखते हैं तो सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी दिखती है हमको, और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब सब्सिडरी अलायंस का क्या मुद्दा था कि सब्सिडरी अलायंस में आप खुद वहां पे रूलर बने रहो नाम के लिए, बट सत्ता किसके पास रहेगी, हमारे पास रहेगी। मतलब इनडायरेक्ट वे में यू आर रूलिंग दैट एरिया अंडर द कंट्रोल ऑफ अस, हमारे नाम के ऊपर आप रूल करोगे। जैसे कि कभी कभी होता है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर हम देखने को मिलता है, किसी एक नेता को एक मेन पद दे दिया जाता है, जैसे मुख्यमंत्री बना दिया बेसिकली, और बट पीछे से कंट्रोल करने वाला एक कोई तो पावरफुल लीडर होता है जिसके इशारों के ऊपर वो सरकार चलती है। तो वो पीछे वाले लीडर ब्रिटिशर से, वो सामने जिसको कर दिया, दैट इज द रूलर। ये सब्सिडरी अलायंस सबसे पहले एक्सेप्ट करने वाले थे देखो निजाम ऑफ हैदराबाद, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। ये ज्यादा फाइट बैक नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो बोले अब हम अपने हैं, तुम मानो ना मानो हम तो तुम्हारे हैं। इसका ये था, ऐसा नहीं कि तुम हमको अपनाओगे हम तुमको अपनाएंगे फिर अपने ऐसा कुछ नहीं, हम तुम्हारे अपने हैं, ये तुम मान लो, हम मान चुके हैं, ऐसा वाला था। तो ये वाली बात है। जैसे उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर तो कुछ चॉइस थी नहीं, अगर किसी को अपनी खुद की संतान होती नहीं है तो फिर उनके जो ट्री है, जैसे ये मान लो ऐसे दूसरा आया, तीसरा आया, बट यार तीसरे के बाद चौथा कोई आया ही नहीं, यानी कि फैमिली लाइन जब ब्रेक होती थे तो उनका ये कहना था ब्रिटिशर्स का कि आप किसी भी बच्चे को एडॉप्ट करके अपने गादी पे बिठा नहीं सकते, थ्रोन पे बिठा नहीं सकते, यू कैन ओनली डू इट इफ इट इज योर ओन चाइल्ड। अब ये गजब का है। आप सोचो कि ये रूल लाने का क्या लॉजिक था, मतलब इससे क्या था, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था। जब भी आपके पास बहुत ज्यादा पावर होती है और आप उसको एक्सरसाइज करना चाहते हो तो आप कोई भी लॉ लेके आ जाओ, क्या ही फर्क पड़ता है। ये बस वैसा वाला रूल है कि हम करना चाहते तो हमने किया, राइट। इसके पीछे कोई लॉजिक कोई चीज नहीं थी। तो ये था कि भाई अगर तुम असफल रहते हो अपने क्या बोलते हैं अपनी कोई ऑफस्प्रिंग देने में, तो दैट योर किंगडम विल बी टेकन बाय अस। और उसका लॉ क्या था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, मतलब ट्री चेन में लैप्स आ गया।
अब इसको लाया था किसने, ये पूछा जाता है आपको, तो याद रखो लॉर्ड डलहौसी। ये डलहौसी वो वाला बंदा है जो कांड करके भाग गया, ठीक है। पकड़ा गया कौन बाद में, कैनिंग आया था, देखो। सो क्लासरूम में होता है ना, एक बच्चा कांड करके निकल जाता है उधर से, एक साइलेंट बच्चे को पकड़ के टीचर पीट देता है, एंड सेम चीज थी इधर। तो ये डलहौसी था वो वाला जो सब कुछ ये सारी चीजें किया। अब उसके बाद देखो डिक्लाइन, इसमें देखिएगा, नाउ वी हैव डिक्लाइन ऑफ लोकल रूलिंग क्लास। ये हमने देखा, एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, ऑल दिस, इवन बैटल ऑफ प्लासी जहां पे नवाबों के अगेंस्ट उन्होंने वॉर्स किया और उनको जीत लिया। एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स वर स्ट्रांग अमंग द लोकल्स। जो लोकल रूलर थे ऑब्वियसली दे वर फाइटिंग विथ ईच अदर, जैसे निजाम फाइट कर रहा था मराठाओं के साथ, मराठा फाइट कर रहे थे मैसूर के किंगडम के साथ। ऑल दीज वर हैपनिंग बट दे वर स्टिल इन द पावर। उनके बीच की लड़ाई थी वो चलती रहती थी, कोई जीतता कोई हारता, और बट दे वर स्टेबल। बट नाउ देयर पावर वाज कंप्लीटली टेकन बाय द ब्रिटिशर्स। तो वो सबको लेके एक कॉमन एनिमी मिल गया, और वो था ना कि हमारा दुश्मन आपका दुश्मन का दुश्मन दुश्मन होता है, दोस्त होता है, सॉरी। तो सबके दुश्मन एक हो गए तो ये दोस्त हो गए। अभी तो खुद ही लड़ रहे थे। शुरुआत में अगर ये लोग एक होते और ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ते तो शायद ब्रिटिशर्स कभी इनको जीत ही नहीं पाते। बट ये हम कहाँ करेंगे, ये तो हमको दिमाग में आया ही नहीं। सब कुछ खोने के बाद होता है ना कि इंसान पहले सब खो बैठता है और बाद में फिर बोले अरे हम अगर एक होते तो क्या होता। ट्राइबल एंड पीजेंट अपराइजिंग, इसी दौर में हमको बहुत सारे ट्राइबल अपराइजिंग देखने को मिलते हैं। जो छोटे छोटे लेवल पे जो रूलर ट्राइब्स थे वो अपने अधिकारों के लिए फाइट बैक कर रहे थे ब्रिटिशों से। तब इन लोगों के दिमाग में नहीं आया था कि इन ट्राइब्स को, छोटे छोटे अपराइजिंग को, इनका साथ निभाए, इनके साथ आगे बढ़े। तब तक ये सेफ थे, तब तक कुछ नहीं था। एबोलिशन ऑफ रीगल टाइटल्स, ये एक हो गया कि शहंशाह और शहंशाह, ठीक है, भाई अपने फोर्ट से, स्पेसिफिकली ब्रिटिश मुगलों के साथ ये था। औरंगजेब के बाद जैसे उनका डिक्लाइन हुआ हमने देखा है, वो कोई रूलर ऐसा था नहीं जो लायक है कि जिसको शहंशाह कहे, या पहले भी नहीं थे बट बाद में तो बिल्कुल भी नहीं थे। बुरा भी नहीं कर रहे थे पहले वाले, तो कम से कम कुछ बुरा तो कर रहे थे, तो उनको कहा जा सकता है कि भाई फाइट बीट कर रहे थे कुछ। तो ये बाद वाले एकदम खा पी के मस्त पड़े उधर, माल बिल फूक के आराम से। उनके नाम के सामने लगाया जा रहा है शहंशाह वो हिंदुस्तान, ये आया वो आया, इसने ये किया, उसके लिए खुद ही टाइटल देके रखा है उन्होंने। तो ये सब बंद कर दिया गया। उसके बाद डेथ ऑफ फकीर उद्दीन एंड कैनिंग डिक्लेयर्ड दैट द प्रिंस इन द सक्सेशन वुड हैव टू रिनाउंस द रीगल टाइटल एंड एंसेस्ट्रल मुगल पैलेसेस। ये देखो, ये जो फकीरुद्दीन था ये मुगलों के चैन में था। तो उसकी डेथ के बाद में जो नया आने वाला कोई भी प्रिंस है, कोई भी रूलर है, एक तो उनका पैलेस उनको खाली करना पड़ेगा, और साथ में कोई भी ऐसे टाइटल वो लोग यूज नहीं कर सकते। इससे हुआ क्या, जैसे अपने नाना साहेब थे, पेशवा नाना साहेब, इनका नाम सुना होगा। तो इनको क्या किया था, नाना साहेब का जो टाइटल था, नाना साहेब का जो टाइटल था वो ब्रिटिशों ने छीन लिया कि बोले आज से तुम पेशवा नहीं हो। वैसे टाइटल जैसे दिया जाता है आज से तुम पेशवा हो, वैसे एक काम करते आज से बोलते कि तुम पेशवा नहीं हो, लो छीन लिया। छोटे बच्चों को तुम देते हो ना, ये ले भाई गाड़ी खेल, अब मत खेल ऐसा था। तो भाई का पेशवे पद छीन लिया। ऐसा नहीं कि इसने बहुत मेहनत करके कमाया था, बट ये था उसके पास, उसके एंसेस्टर ने दिया था, एंड ये छीन लिया गया। एंड उसको पेंशन देके कानपुर भेज दिया गया कि तुम जाओ मजे करो जिंदगी के, खाओ पियो, रूल करने में क्या मजा है, हम करेंगे वो तो। सो ए भाई को भेज दिया, कुछ किया कर भी नहीं पाया था, ये पेंशन लेके आराम से। अब इसको पेंशन बढ़ा के नहीं मिल रही थी, ये एक प्रॉब्लम था इसका। ये लोग लड़ नहीं रहे किसी के लिए, कुछ जो रूलर थे वो लड़ना नहीं चाहते, उनको अपनी पेंशन बढ़ा के चाहिए, पेंशन पे भी खुश है वो। एंड कुछ थे जो लड़ रहे थे ऑब्वियसली, जैसे कि हम लोगों को आगे जाके रानी लक्ष्मीबाई का केस देखने को मिलता है। शी वॉज फाइटिंग, एंड वही बात थी कि पेशवा वहां पे थे। आगे जाके इनको ये टाइटल भी चाहिए था रिटर्न, कि लोग उनको बोले कि पेशवा नाना साहेब। कुछ किंग होते हैं जिनको किसी टाइटल की जरूरत नहीं होती, लोग देते हैं उनको टाइटल, वो मांगते नहीं है। जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज, उनको छत्रपति का जो टाइटल है वो लोगों ने दिया हुआ है, लोग बोल रहे हैं उनको उस टाइटल के। पहले भी वो उतने ही महान थे, उतनी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, और जब टाइटल लोगों ने दिया उनको, जब उनका राज्याभिषेक हुआ उसके बाद भी उन्होंने वही किया, उनको बिना टाइटल के राजा थे वो।
जो महान राजा होते हैं उनके जैसे उनको टाइटल की जरूरत थी क्या? नहीं। तो बट ये एनीवे ये तो बस आए थे, फ्री में मिली हुई चीज थी। एंड ये चीज हमको यहाँ पे देखने को मिलती है पॉलिटिकल कॉजेस में। अच्छा, उसके साथ साथ टैक्सेस का एक सिनारियो था, जैसे टैक्सेस बहुत हेवी थे, रैयतवारी सिस्टम, ये देखने वाले हम आगे, रैयतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, इन सब अलग अलग जो टैक्स के रिफॉर्म्स ब्रिटिशर्स लेके आए थे, उसकी वजह से जो पीजेंट था, जो पीजेंट क्लास था, उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। लोअर क्लास, लेबर क्लास, मिडिल क्लास, इनका इन टैक्स की वजह से बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, एंड दे वर आल्सो अनहैप्पी विद द ब्रिटिशर्स। और एक रीजन क्या था? रिलीजियस इन्वॉल्वमेंट एक थी ब्रिटिशों की, दैट वाज आल्सो अ प्रॉब्लम, रिलीजियस इन्वॉल्वमेंट का। ब्रिटिश वर इन्वॉल्व इन मेकिंग सम चेंजेस इन द, स्पेसिफिकली एक रिलीजियस इन्वॉल्वमेंट थी जो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे आता है, दिस इज एनीवे, अगर इसका करेक्ट देखना है तो ऑप्शन तो गलत ही है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया है इसमें। अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, मंगल पांडे किल्ड द इंग्लिश एडजस्टेड ऑन 29 मार्च, विच इज करेक्ट है। उसके साथ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इम्पोज्ड बाय डलहौसी, ये भी करेक्ट है। आफ्टर Fakiruddin died in 1857, Lord Canning announced that the next succession prince would have to renounce the regal title, ये भी correct है। And the Religious Disability Act was passed in 1850 था। और जनरल हैविट वॉज इन्वॉल्व, ये अपना जो अवध का साम्राज्य था, जिसको ऐसे लिखा जाता है अवध, ठीक है, ये साम्राज्य को एनेक्स करने में इसका कुछ इन्वॉल्वमेंट रहा है। एनीवे, सो ये जो रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट था, ये जो एक्ट आया था, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या था? देखो, पहले क्या था कि बहुत हेवी तरीके से मिशनरीज एक्टिविटीज होते थे, यानी कि किसी को भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देते थे क्रिश्चियंस, जाके एकदम पूरा एकदम घंटी बिंटी बजाए, आ हा हो गया तो ठीक है, एक सेकंड देना मुझे। लेट मी ड्रिंक द वाटर, पानी पीना जरूरी है। रुखसाना पठान, हुसैन पठान, हाय हुसैन, वेलकम टू द क्लास। एंड रुखसाना, होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो अब यहाँ पे हम देख रहे थे ये रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट के अंदर प्रॉब्लम क्या था। रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट का प्रॉब्लम क्या था? देखो कि जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का जो तरीका था, वो किसी और रिलीजन को बहुत ही हेवी तरीके से था, कि सुबह सुबह पहुंच गए ठीक है, ओनली फादर कैन ब्लेस यू बोल दिया, सामने वाला घबरा गया, फादर तो घर में बैठा है, उसने तो सुबह सुबह ही आशीर्वाद की जगह गाली दे दी है, हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही होता है। तो इन्होंने बोल दिया कि ओनली फादर कैन ब्लेस, ये कौन सा वाला फादर है, ये सबका फादर है बोले। तो फिर क्या है, बजा दी घंटी, चलो बोले एकदम वाइन पिला दिया, वाइन के चक्कर में वो हो गया कन्वर्ट। अब वाइन के चक्कर में कन्वर्ट तो हो गया है, बट प्रॉब्लम क्या है उसके साथ? हिंदू कस्टम के अनुसार क्या था, ट्रेडिशन के अनुसार, अगर कोई अपना रिलीजन कन्वर्ट करता है, किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है, तो उनकी जो प्रॉपर्टी थी, एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी थी, वो सब उनको नहीं मिलेगी ठीक है। अब ये था कि जाना तो है, बट उस उधर जाके गरीब बन जाएंगे, कैसे करे, काफी दुविधा वाला। और क्रिश्चियनिटी के अंदर जो कन्वर्ट कर रहे थे मिशनरीज आके, वो कन्वर्ट कर देते थे, वो बेचारा इधर स्ट्रगल कर रहा है पूरे समाज के साथ में, मेरी प्रॉपर्टी चाहिए मुझको, लोग दे ही नहीं रहे उसको। तो उसकी वजह से उनका जो गोल था, हम लोगों ने पहले ही देखा था, देखो 3 Gs थे इनके, ब्रिटिशों के, ग्लोरी, गॉड और गोल्ड। वो भारत में क्यों आए थे? उनको ग्लोरी चाहिए थी, उनको दिखाना था कि वो महान है, ब्रिटिशर्स, यूरोपियंस। और उसके बाद गॉड यानी कि रिलीजन का प्रसार करना था उनको, और गोल्ड यानी कि मनी चाहिए थी, हमारे पास जो रिसोर्सेज थे उनको एक्सप्लॉइट करना थी। 3 उद्देश्य थे उनके। तो गॉड वाला तो पूरा नहीं हो रहा, तो उन्होंने बोला कि ये रूल बदलते हैं, कि जो हिंदू कस्टम के अंदर ये रूल है कि अगर आप आपका रिलीजन चेंज करते हो तो फिर आपको आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, ये रूल ही बदल देते हैं। तो उन्होंने ये रूल बदला, किस एक्ट के तहत? रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, जो आया था देखो 1850 के अंदर, 15 में नहीं। इसके तहत क्या था कि इफ यू चेंज और कन्वर्ट योरसेल्फ इनटू क्रिश्चियनिटी,
तो आपका जो प्रॉपर्टी है वो आपको मिलेगा, नोबडी कैन स्टॉप यू। तो इस तरीके के जो रूल थे, इससे हुआ क्या कि हिंदू लोगों को क्या लगने लगा या समाज को क्या लगने लगा इंडिया के अंदर के कि ये लोग हमारे रिलीजन के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं, ये कंपनी है, इनको तो ट्रेड करने आना था, ऊपर से रूल करने लग गए। अब तो बोल रहे हैं कि हमको क्या जीना चाहिए, हमारे रूल कैसे होने चाहिए। दैट वाज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। चलो नाउ इसमें देखिएगा कॉजेस, इकोनॉमिकल कॉजेस क्या थे हम देख लेते हैं एक बार। इसके अंदर एक्सप्लॉइटेटिव लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स थे, महलवारी सिस्टम, उसके बाद आपकी रैयतवारी सिस्टम। इनके अंदर से क्या था कि समाज का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन था, हेवी टैक्सेशन था। जितना पीजेंट्स कमाते नहीं थे उससे ज्यादा टैक्स दे रहे थे, तो डेट के अंदर ट्रैप में वो फंस रहे थे। उस टैक्स को देने के लिए खेत में जब माल नहीं हुआ तो इन लोगों को किसी भी एक गांव के अंदर जो भी इन शख्स है जो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है उससे पैसे लेके इनको टैक्स देना पड़ता था। एक सेकंड देना मुझे। हाँ शेयर किया। तो उनसे लेके हम इनको क्या करना था, टैक्स देना पड़ता था। सो डेप्ट का एक साइकिल बन गया था, बहुत सारे लोग फेस कर रहे थे इसको। हेवी टैक्सेशन, प्लांटेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस इन 1833, ये तीन कटिया सिस्टम जिसके अंदर इंडिगो कल्टीवेशन के लिए जबरदस्ती की जा रही थी। अभी कल कल की बात है, आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई फ्रेंड हु इज डूइंग रिसर्च इन हिस्ट्री। सो वो इस एक सिस्टम को थोड़ा सा एक्सप्लॉइट कर रहा था, मतलब एक्सप्लेन करने का मुझे प्रयास कर रहा था। एट दैट मोमेंट मैंने ऑब्वियसली कुछ ऐसा डिबेट में उसके साथ पढ़ा नहीं। डिबेट में पढ़ना नहीं चाहिए ऐसा मुझे पर्सनली ओपिनियन है मेरा, हिस्ट्री पॉलिटिक्स के अंदर। सामने वाले ने बोला हाँ मैं मानता हूँ, तू जो बोला मैं नहीं कर रहा तेरे साथ डिबेट, मैं तो मानता ही हूँ, ऐसे दिखा देता हूँ मैं तो। क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, उसका व्यू कुछ तुम्हारा व्यू कुछ, उसको तो मानना नहीं है तुम्हारा व्यू और तुमको उसका व्यू नहीं। इंडिया के अंदर जब भी दो लोगों के अंदर ये होता है कि मान लो आप नहीं मान, दो आपका डिसएग्रीमेंट है किसी के साथ में, ऐसा कभी नहीं होता है कि सामने वाले ने समझा दिया और आपने बोला वाह वाह क्या पॉइंट है तेरा, सही तो बोल रहा है तू, या सामने वाले ने बोल दिया कि क्या भाई आंखें खोल दी मेरी। ऐसे सोचो कभी बचपन से अभी तक हुआ तुम्हारे साथ? नहीं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो। न्यूज वालों ने तो उसको और बिगाड़ दिया है, वो अलग डिबेट ले रहे, मारा मारी चल रही है उधर, गालियां दे रहे हो नेशनल टीवी के ऊपर। तो यही उसको बोला नहीं, उसका क्या कहना था मैं बता देता हूँ आपको शॉर्ट में। ही वाज लाइक इंडिगो कल्टीवेशन का जो ये सिस्टम था, बहुत ज्यादा पैसे दे रहे थे ब्रिटिशर्स शुरुआती में इंडिगो को, बहुत दे यूज्ड टू गिव मोर मनी देन अदर क्रॉप्स। जो भी फार्मर्स थे ये जो खेती करते थे इंडिगो की, उनको ज्यादा पैसे लगने लगा, तो फार्मर्स स्टार्टेड टेकिंग द क्रॉप मोर एज ए इंडिगो। तो इंडिगो का बहुत ज्यादा प्लांटेशन फार्मर करने लगे क्योंकि फायदा था। बाद में उन्होंने क्या किया, उसका प्राइस गिरा दिया और अब बोला अब हमको ही बेचो। अब फार्मर उसके ऊपर क्या हो चुके हैं, डिपेंडेंट। एंड फिर अच्छा, ये इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि भारत के फार्मर्स खुद ही जिम्मेदार थे कि आपने इंडिगो कल्टीवेशन किया, ये आए। हम डिसएग्री कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे अभी उसको यूट्यूब से पता चलेगा कि मैं उससे डिसएग्री करता हूँ। गजब है। सो ये देखो, इसके अंदर देखो, अब मान लो फार्मर किसी भी एक देश के अंदर, सभ्य समाज के अंदर, अगर आपको कहीं से पैसे ज्यादा मिल रहे तो ऑब्वियसली आप वो करोगे, उसमें क्या बड़ी बात है। मान लो मुझे कोई एक पर्टिकुलर क्रॉप लगाने से अगर ज्यादा भाव मिलता है और मैं अमीर हो सकता हूँ तो मैं आई विल डू दैट। एक बेसिक चीज है ना, समाज में वही तो कर रहे हैं, जिसको जिस फील्ड में ज्यादा पैसा मिलता है उधर चले जाता है वो पैसे के पीछे। तो ये फार्मर की भी इंटेंसिटी है, और जब पैसे कम मिलेंगे तो फार्मर उसको लेना बंद कर देगा। और प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट हुआ ब्रिटिशों की तरफ से, जब फार्मर्स ने उस इंडिगो कल्टीवेशन को लेना बंद किया क्योंकि वो बिक नहीं रहा है या बहुत कम प्राइस में लिया जा रहा है, तब उनको जबरदस्ती की गई। उनको बोला गया कि तुमको लेना ही पड़ेगा सिस्टम के तहत, नहीं लोगे तो फिर तुमको जेल में डाल देंगे। तो तीन कटिया सिस्टम आ गया। उसके बाद टैरिफ प्रैक्टिसेस, ब्रिटिशों को कम टैक्स लगाते थे, इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाया जाता था। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, अब यूरोप के अंदर मशीन्स आ गए थे तो कपड़े बनाना उनके लिए आसान था, बट इंडिया के अंदर तो नहीं थे ना। तो जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हुआ करती थी उसको इन लोगों ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। मनी लेंडर्स एंड देयर एक्सप्लॉयटेटिव नेचर, तो मैंने बोला कि ऊपर वाले इसमें कि आपको पैसे दे दिया जाता था और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगाया जाता था उन पैसों के ऊपर, जो कि फार्मर्स रिटर्न करते हुए दे नहीं पाते थे। और फिर क्या है, उनसे उनकी प्रॉपर्टी ले लो, बहुत ही एक्सप्लॉयटेड तरीके से उसके रूल हुआ करते थे, जिसकी वजह से फार्मर्स क्या थे, परेशान थे।
मिलिट्री कॉजेस देख लीजिएगा, इसमें क्या है, सोल्जर्स वर पेड लेस इन कंपैरिजन टू देयर ब्रिटिश काउंटर पार्ट, ये तो था ही। और सूबेदार की जो पोस्ट थी, यहाँ पे लिखा है नो वर्ड, जूनियर कमिश्निंग ऑफिसर, यानी कि सूबेदार की जो पोस्ट थी उसके ऊपर आपका प्रमोशन ही नहीं होता था। तो ये गजब है। तुम भी लगे हो उसी टाइम पे जब ब्रिटिश का कोई ऑफिसर लगा है, वो एकदम कैप्टन बन रहा है, कर्नल बन रहा है, एंड आगे ब्रिगेडियर बन रहा है, बट आप हाईएस्ट पोजीशन पे आप यही जा सकते हो कि आप सूबेदार बने हो। नो रैंक्स, उसके बाद रेस्ट्रिक्शन ऑन वेयरिंग कास्ट एंड सेक्टेरियन मार्क्स। जैसे ये प्रॉब्लम क्या था, देखो सेक्टेरियन मार्क्स यानी कि जैसे कोई टीका लगाता है, हिंदुइज्म में आप देखोगे कि टीका लगा है, इस्लाम के अंदर कैप पहनी जाती है। सो ये इंडिया के रिलीजियस पहनावे थे, जो उस रिलीजन को आप जानते हो कि रिप्रेजेंट करते हैं। इवन मुगलों के आर्मी में, इवन इन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब को सबसे एकदम बहुत ही क्रूल टाइप का राजा माना जाता है, रूलर। उसके टाइम के ऊपर जो भी हिंदू सोल्जर्स थे, उनको टीका लगाना, अपने रिलीजियस कपड़े पहनना अलाउड था। ही ऑल्सो वॉज नॉट अगेंस्ट इट। एंड बाकी जो रूलर्स थे उस टाइम पे इंडिया में, दे टू अलाउ कि भाई अगर तुम किसी और रिलीजन से हो तो तुम अपना पहनो, कोई दिक्कत नहीं। इस्लाम से हो, मुस्लिम हो तो यू कैन वियर द कैप, आप हिंदू हो तो लगाओ टीका, कोई दिक्कत। सो दैट वाज नॉट द इशू। बट ब्रिटिशों के टाइम के ऊपर ये इशू क्रिएट हुआ। उन्होंने बोला कि इफ यू हैव जॉइंड द आर्मी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, then you can't use these remarks, you can't wear the cap, you can't put the tilak on your head। तो कास्ट रिमार्क, रिलीजियस रिमार्क, इसको बंधन रखा था, विच वॉज समथिंग इन लोगों को पसंद नहीं आया ऑब्वियसली, कि द रिलीजन वॉज वेरी डीप बाउंड इन टू द पीपल, बहुत ही अंदर तक वो जा चुका था, उनका वे ऑफ लाइफ था। एंड फिर उसको जब विरोध हुआ तो दे फेल्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, इसके तहत आपको इंडिया के किसी भी एरिया में जाना पड़ता था। आप कहीं से भी अगर मान लो ज्वाइन करते हो, आप महाराष्ट्र से हो, आपको बंगाल भेजा जा रहा है, वहां जाने के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं दिए जा रहे हैं। फॉरेन सर्विस अलाउंस भत्ता वॉज नॉट पेड व्हेन सर्विंग इन सिंध एंड पंजाब। यही मैं बात बता रहा था कि अलग एरिया में आप जाते हो, जैसे आप बंगाल का आदमी सिंध गया है, पंजाब गया, अपना पूरा मुल्क छोड़ के काफी दूर गया है, तो एक्स्ट्रा कुछ पे नहीं मिल रहा था उसको। साथ में ही आपको फॉरेन में भी भेजा जाता था, जैसे अफ्रीका में भेजा जा रहा है, आपको बोल रहे कंपलसरी है उधर जाना। रेशियल इंसल्ट्स थे, जैसे जो भी इंडियन सोल्जर्स थे उनको काफी रेशियली डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। उनके जो काउंटर पार्ट्स होते थे ब्रिटिश के, देवर गिवन द बेटर पोजीशंस, उनको अच्छे पोजीशंस दिए जाते थे और उनके साथ अच्छा बर्ताव होता था। 1854 के अंदर द पोस्ट ऑफिस एक्ट को पास किया गया था, विड्रॉ द फ्री पोस्टेज प्रिविलेज ऑफ द सीपॉज। तो पोस्ट का क्या था कि पोस्ट भेजने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे आपको एक ये लेना पड़ता था, पोस्टेज लेना पड़ता था, और उसको चिपका के आप पोस्ट में भेज सकते थे। जैसे लेटर्स वगैरह लिखना है आपको, जो कि काफी कॉमन था। अभी तो हम लोगों के पास फोन आ गया, तो देखो ना हम कितना ज्यादा एडिक्टेड है फोन से कि उसके बिना जी नहीं सकते। उस वक्त में इन लोगों को अगर कहीं पे भी कम्युनिकेट करना है तो देयर वाज ओनली वे टू राइट द लेटर्स। तो इंपॉर्टेंस देखो ना लेटर्स का कितना बड़ा होगा। किसी की डेथ हो गई तो लेटर लिखा है, कोई मरने वाला है 15 दिन में तो लेटर लिखा है, ताकि उसके मरने से पहले तुम पहुंचो इधर। तो देर वाज इसके ऊपर डिपेंडेंसी थी कम्युनिकेशन के लिए। और ये सिपॉयज को फ्री हुआ करता था, बिकॉज वो आर्मी में होते थे, अलग अलग एरियाज में पोस्टेड रहते थे, तो अपने घर वालों से बात करने के लिए उनको ये सुविधा थी कि भाई आप फ्री में लेटर, पैसे इनफ थे। मतलब उस टाइम पे 2 पैसा, 4 पैसा, 3 पैसा इतना लगता था, और 3 पैसा 4 पैसा मतलब इट्स वेरी हेवी अमाउंट। तो फ्री में था, वो भी इन्होंने बंद कर दिया। अब बेचारों को लेटर लिखना है घर पे तो पैसा देना पड़ रहा है। सो दैट वाज समथिंग दे डिडंट लाइक। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन देख लो, इसके अंदर क्या है, ब्रिटिश सोशल रिफॉर्म्स, विडो रीमैरेज, सत्य एबॉलिशन, एजुकेशन फॉर गर्ल्स, कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी। आप ये लास्ट वाला कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी छोड़ के बाकी के अगर पॉइंट्स देखते हो तो देवर गुड। आप कंसिडर करो कि कोई भी एक समाज है, अपना हो किसी और का हो, ब्रिटिश ने किया हो या हमने किया हो, क्या फर्क पड़ता है। विडो रीमैरेज करना जरूरी था, सत्य एबॉलिशन या एजुकेशन फॉर गर्ल्स भी जरूरी था। ये सारे अच्छे रिफॉर्म्स थे, बट समाज इसके लिए रेडी नहीं था। अब 2000 के दौरान जब आई वॉज ग्रोइंग अप मतलब मैं 97 मतलब 3 साल का था। सो 3-4 साल फर्स्ट स्टैंडर्ड में 2003-4 उस दौरान एक ऐड आती थी टीवी के ऊपर, हम दो हमारे दो। इसके अलग अलग वो लोग करके दिखाते थे एक्टिंग कि 3 बच्चे हैं, अब पिताजी घर के बाहर एकदम टेंशन में बैठे हुए हैं
क्योंकि 2 ही बच्चों को डाल सकते, उतना ही पैसा है उनके पास स्कूल में डालने को। एक बच्चा उधर इंतजार कर रहा है, पापा मैं भी स्कूल जाना चाहता हूँ। पापा टेंशन में आ गए और वहां पे वो हेडलाइन आती थी, हम दो हमारे दो, खुशी परिवार की सिंबल ऑफ खुशी, या फिर खुशी परिवार का एक मंत्र, इस तरीके से। तो तीसरा बच्चा, और ठीक है, और उस दौरान जो लोग बड़े हो रहे थे वो घर में 4, 3, 5, 6 इस तरीके से हुआ करते थे। बाकी 2 बच्चे वो ऐड देख के डिप्रेस हो जाते थे, ओह शिट, हमारे लिए तो खुशी मंत्र मिला ही नहीं, हम तो ऐसे आए हैं। मेरे साथ ही देखो ना, हम 4, 2 भाई है 2 बहनें, मेरे साथ मैं तो सोचता था अरे रे मैं तो हूँ ही नहीं लिस्ट में, तीसरा भी नहीं हूँ मैं, ऐड में तो 3 ही दिखाया सिर्फ, मैं तो चौथा हूँ। तो ये एक तरीका था। ये तरीका क्यों बताया मैंने आपको, कि वो एक सरकार का एक जरिया था कि लोगों को ये दिखाने का कि पहले आप इस चीज को एक्सेप्ट करो, हम दो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट जो है वो लोगों के जहन में बिठाओ, और फिर वो रूल लेके आओ। अब तुरंत बोल दोगे लोगों को अरे रे कल से तो तुमको प्रोडक्शन नहीं करना है, प्रोडक्शन मतलब बच्चों का, तो वो एकदम बोल देंगे अरे रे हमारा फ्रीडम जा रहा है इसमें, तो कैसे। तो पहले सरकार ने क्या कुछ रिफॉर्म्स लाए, बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस की ताकि तुम्हें इम्प्लीमेंट कर सको, राइट। और फिर आपके दिमाग में भी डाला, बाकी भी चीजें इंट्रोड्यूस की, एंड फिर उन्होंने वो अपने आप एजुकेशन के थ्रू आगे बढ़ाया। तो इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया कि विडो रीमैरेज को लेके आ गए। ऐसे लोगों को बताना जरूरी था कि विडो रीमैरेज कराना क्यों जरूरी है, गर्ल्स का एजुकेशन क्यों जरूरी है, सती का एबॉलिशन कराना क्यों जरूरी, क्योंकि लोगों को लगता था ये तो सही है, ये नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे। सती का तो तुमको पता है, विडो बर्निंग की प्रोसेस हुआ करती थी। एक इंडियन महिला को जिसका हस्बैंड भिंगरी भिंगरी पी के मर गया है, उसको उठा के लेके जाते थे सुबह सुबह डमरू बिमरू बजाते हुए, एकदम गाना बिना, लगता ही नहीं था कि कोई सैड इवेंट है, किसी को जिंदा जलाने के लिए लेके जा रहा है, ऐसा लगता है हैप्पी इवेंट है, खुश है। मतलब उस टाइम के लोग भी कैसे होंगे, मतलब उनको सेलिब्रेट करने का तरीका अलग ही है। डेथ को खाएंगे पियेंगे मजे एकदम, उधर डमरू बिमरू लेके जा रहा है, बड़े बड़े से लकड़ी पे उस महिला को रखा है, इधर से बड़ी बड़ी लकड़ियां लेके उसको टोचन भी दे रहे ताकि वो भाग के ना जाए, और नीचे से आग लगा रहा है, डांस भी कर रहे हैं, सती देवी चल रहा है इनका, तो समझ नहीं आ रहा है हैप्पी मोमेंट है या सैड मोमेंट है। गजब तरीका। हर जनरेशन के अंदर लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं जीने के, समझ नहीं आता वैसे वाले। तो ये इनका था भाई साहब, एकदम जिंदा जलाएंगे, ऐसे मजा नहीं आ रहा ऐसा। तो एजुकेशन फॉर गर्ल्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इन सब चीज को उन्होंने किया, बट इसका इंपैक्ट ये हुआ कि समाज को ये लगने लगा कि ये हमारे विरुद्ध कुछ कर रहे हैं, विच वॉज प्रॉब्लमेटिक। नेक्स्ट देखो 1850 के अंदर रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, मैंने बोला था, मॉडिफाइड फ्यू हिंदू कस्टम्स, एक्टिविटीज ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज उनको प्रमोट किया गया, एनफील्ड राइफल्स, द कार्टेजेस वाज ग्रीस्ड विद द एनिमल फैट, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। उस टाइम पे कहा गया कि आपके जो काऊ है, काऊ एंड पिग, इन दोनों का जो फैट है उसका मिक्सचर करा के उसके ऊपर कार्टिजेस बनाए गए हैं, जिसको इन लोगों को क्या करना पड़ता था, अपने टीथ से ब्रेक करना पड़ता था, ताकि उसके अंदर बारूद डाल के, बंदूक के अंदर ऐसे बंदूक होती थी जिसके अंदर ऐसे बारूद डाल के, बारूद डालते थे और फिर उड़ाते थे, तो उसके लिए ऐसे ग्रीस करना पड़ता था। तो वो जो कार्टिजेस थे ऊपर के, जैसे ये बंदूक है मान लो ऐसे, इसके ऊपर से एक लेयर डाल दिए कार्टिजेस के ऐसे, तो ये जो है ना आप पकड़ के ऐसे खींचना पड़ता था, ऐसे बांध के रखते थे, खींचा तो ये अंदर गोली रहती थी और बारूद रहता था। तो ये इन लोगों ने क्या किया, उसके ऊपर ग्रीज लगाया एनिमल फैट का, काऊ एंड पिग का, जिसकी वजह से देखो काऊ होली थी हिंदुइज्म के लिए, और पिग होली, पिग का जो ये होता है उसके अंदर मांस बोला जाता है, या फिर उसका जो फैट था वो हराम था इस्लाम के लिए, कि जो लोग भी पहनेंगे उनको उनके अपने इससे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा पिग के फैट से, और हिंदुइज्म के लिए काऊ का। तो दोनों जो मेजर रिलीजन थे भारत के अंदर उस वक्त पे, हिंदुइज्म और इस्लाम, दोनों के भी सेंटिमेंट हर्ट हो गए, और ज्यादातर यही लोग थे ना इंडिया की तरफ से जो ब्रिटिश आर्मी के अंदर थे, तो दैट अफेक्टेड इट, और लोगों ने फिर अपने हथियार उठा लिए। कोर्स ऑफ रिवॉल्ट देखेंगे अभी, इसमें देखो बहुत ही खूबसूरत तरीके से, ऑन मे 9 85 of them were dismissed and sentenced for 10 years imprisonment and put behind the bars। अब हो क्या गया है देखो, इससे पहले एक सेकंड देना मुझे,
सॉरी, एक बार ये पॉइंट पढ़ लेना यहां तक, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन है क्या, पूछ लो जल्दी से। एक मिनट में स्टार्ट कर लेंगे, एक बार वो स्लाइड देख लो और पढ़ लेना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लो। अच्छा, कोर्स ऑफ रिवॉल्ट के अंदर देखो, सबसे पहले जो ये इशू हुआ आपका कार्टिजेस का, विच अफेक्टेड बरकपुर नाम की एक छावनी थी, बरकपुर के अंदर बंगाल 10th नेटिव इन्फेंट्री हुआ करती, 10th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, BNI। इसका एक सोल्जर था जिसका नाम आपने सुना होगा, मंगल पांडे। मंगल मंगल मंगल, वो अजय देवगन का मूवी देखा है क्या, मंगल पांडे? वो थोड़ा सा देखना, मतलब उतना भी सही तरीके से उसको पोर्ट्रे नहीं किया है, बट एनीवे थोड़ा बहुत है। सो मंगल पांडे नाम के जो सोल्जर्स थे वो थे ब्राह्मण। ब्राह्मण में भी टाइप थे, आप तो जानते हो, हर कास्ट के अंदर टाइप ही टाइप है, इतने सब टाइप है, खुद कंफ्यूज हो रहे, आप भी कंफ्यूज हो जाते होंगे, ये कब हुआ मेरे कास्ट में, अच्छा ठीक है। और आपको भी लगता होगा ना कि अपने घर वाले तो कास्टिज्म को फॉलो ही नहीं करते, कितना मतलब मॉडर्न हो गए हम, इधर रहते हैं मस्त पुणे विने में। तुमको अगर कभी भी जानना हो, तब तक तुम्हारे घर वाले नहीं दिखाएंगे उनका भरोसा किस चीज पे है, जब तक उनके ऊपर नहीं आती बात। अगर आपको लगता है, ये दिमाग में है आपके कि मेरे घर पे तो कुछ नहीं है ऐसा, तो कभी एक आध दिन घर पे जाना और जानबूझ के घर वालों को बोल के देखना कि मुझे प्यार हो गया है, और जिससे हुआ है वो किसी और कास्ट का शख्स है, या लड़की है या लड़का है। तब तुम्हारी मम्मी तुमको उधर से चप्पल जो फेंक के मारेगी और बताएगी, तब तुमको रियलाइज होगा कि तुम्हारे घर वालों का भी कितना भरोसा है और कितना ज्यादा मॉडर्न है वो। तो इस चीज के अंदर देखो, मंगल पांडे, हम जैसे सोच रहे हैं इनके बारे में, ब्राह्मण तो थे सर, ऐसा हुआ एक्चुअल में, भाई क्यों रिस्क लिया तूने एक्चुअल में ऐसा हुआ, तो तुझको किस एंगल से लगा था घर वाले, मेरे साथ नहीं, अच्छा फिर ठीक है जिसके साथ भी हुआ है उसने रिस्क क्यों लिया, कितना कम जानता है अपने पेरेंट्स को। भैया का साथ, भैया के साथ हुआ, हाँ ऐसे, तब तक तो घर वालों ने उसके दिखाया होगा कि हम क्या है, मॉडर्न है, मॉडर्न जमाना, हमको सब चलता, ठीक है, अपने जैसे उसने बोला हो गया होगा, महाभारत और रामायण वो होता ही है। तो सुरक्षित रहने का, सतर्क रहने का, तुमको बस लगता है कि तुम्हारे घर वाले बहुत सारी चीज को लेके मॉडर्न है, वो तब तक मॉडर्न होते हैं जब तक बात उनकी नहीं होती उनके ऊपर आई वो गए किसी और का बेटा फेल होने दो ना, या फिर किसी और के बेटे को कम मार्क्स आने दो, क्या बोलेंगे आपको, पढ़ाई है, उसके पेरेंट्स को बताएंगे बच्चा है, क्या हो गया मार्क्स कम आ गए तो अगली बार अच्छा कर लेगा, मार्क्स से क्या होता है लाइफ के अंदर, कौन बड़ा बनता है, और वही तुमको आ जाए, ये साइड साइड में पकड़ पकड़ के कोई भी पीट रहा है तुमको, गजब बेइज्जती है, राइट। तो ये अपने ऊपर जब तक नहीं है तब तक तुम्हारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, मोटिवेटेड है, इंस्पायर करेंगे लोगों को, तुमको उनकी बातें सुन के लगेगा बाप रे मेरे वाले हैं ना कंफ्यूज हो जाओगे दूसरे को मोटिवेट करते हुए। तो वो वही, अब गलती से इधर न्यूज लगने दो कि रिक्शा वाले का बेटा IAS हो गया, अब गए 2-3 दिन टॉर्चर करेंगे आपको। तो ये देखो, ये 10th नेटिव इन्फेंट्री के अंदर मंगल पांडे थे। मंगल पांडे जब थे तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये थे चोटी के ब्राह्मण, हम ब्राह्मण के अंदर भी एक चोटी वाला ब्राह्मण है, तो काफी एकदम गजब हाल है। बिना चोटी वालों का क्या है सर, उनको नहीं क्या, वो ब्राह्मण नहीं क्या, वो भी है बट वो थोड़ा सा ज्यादा सीरियस मामले में नहीं है। सो एक चोटी के ब्राह्मण थे, तो चोटी बेटी रखते थे ऐसे। सो जब उनको पता चला कि कार्टिजेस उन्होंने ये किया है, सो ही वाज लाइक मेरा तो धर्म गया भ्रष्ट, लोग उनको छू नहीं रहे, उनके ही दोस्त उनको, अरे अब कुछ नहीं, अब सीधा नरक में जाना पड़ेगा, इधर कुछ नहीं होने वाला। तो वो एकदम स्ट्रेस में आ गए कि उनको लगा कि यार समाज में मेरी इज्जत थी, सब कुछ था, अब अचानक से मैं धर्मी भ्रष्ट हो गया मेरा, अब क्या करूं। सो ही वॉज अनहैप्पी अबाउट इट, और उन्होंने
29 मार्च को अपने एक सीनियर के ऊपर गोली झाड़ दी। उसके अंदर फिर ब्रिटिशों ने उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उन्होंने खुद को उड़ाने का भी प्रयास किया, बट वो नहीं कर पाए वो। और फिर उनका प्लान था, देखो 18 अप्रैल को उनको फांसी देने का प्लान था ब्रिटिशों का। उनके ऊपर झूठा मुकदमा लगा के पूरा ट्रायल रचा, झूठ वाला ट्रायल रचा, जिस ट्रायल के अंदर खुद एक ब्रिटिश ऑफिसर ने बोला कि इनको फांसी मत दो, इनकी गलती नहीं है। आप इनके अंदर ऐसे लग रहा था इनको कि इनके रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुए, तो उसको एड्रेस करो आप उस प्रॉब्लम को, इंस्टेड ऑफ कि इनको ही फांसी पे लटका दिया। बट ब्रिटिशर्स ये बात मानने वाले नहीं थे। उनको लगता था हमारा कौन क्या ही कर लेगा। तो फिर क्या है, 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी गई। दूसरी गलती क्या की गई कि इनको फांसी देते हुए मंगल पांडे को पब्लिकली फांसी दी। उनका ये था कि सबक ऐसा सिखाएंगे इंडियन सोल्जर्स को कि दूसरी बार कोई भी रिवॉल्ट करने से पहले 100 बार सोचेगा। इसका उल्टा हुआ। जो भी ब्रिटिश सोल्जर्स खड़े थे उनका तो ठीक है, वो तो एंजॉय कर रहे थे, पर जो इंडियन सोल्जर्स जिनके सामने बरकपुर की छावनी में इनको फांसी दी गई, वो लोग भड़क गए। उनके आंखों में ऐसा था कि यार हमारे लिए जान दी थी, मतलब हमारे सेंटिमेंट थे ना कि ये गलत हो रहा है, उसके लिए इन्होंने जान दी है, तो ये तो महान है। मतलब सो हिज डेथ इंस्पायर्ड देम टू पिक अप देयर वेपन्स, और वो लोग ज्यादा भड़क गए, तो उल्टा हो गया। एंड 18 अप्रैल को इनको फांसी दे दी गई। फिर ये कहानी आगे बढ़ी। यहां से जो आग लगी वो पूरे भारत के अंदर, भारत के हर किस्सों में फैल गई। एंड वही फिर जिंदा हो तो जिंदा आना जरूरी है। वो बात सबके ध्यान में आ गई कि हम जिंदा है तो जिंदा आना जरूरी है ब्रिटिशों को। तो फिर क्या है, हथियार उठाया और लग पड़े। अब देखो ऑन मे 9 को 85 जो सोल्जर्स थे उनको डिसमिस करके 10 साल के लिए इंप्रिजमेंट कर दिया गया एंड पुट बिहाइंड द बार्स। इन लोगों ने मना किया था कि हम कार्टिजेस यूज नहीं करेंगे, वो जो एनफील्ड राइफल है उसका यूज हम लोग नहीं करेंगे। तो इनको वो इनडिसिप्लिन के लिए रूल को फॉलो नहीं किया बोल के इनको जेल में डाल दिया गया। एंड ऑन मे 10 द अदर सोल्जर्स रिलीज देयर इम्प्रिजन्ड कॉमरेड्स। अब क्या हो गया कि उनके जो साइड वाले रेजिमेंट में जो सैनिक थे उनको लगा कि इनके साथ गलत हो रहा है, हम भी तो कल करेंगे तो हमारे साथ भी यही होगा। उन्होंने हथियार उठा लिए, जेल बिल तोड़ दिया, अपने दोस्तों को, इवन प्रिजनर्स को भी रिलीज कर दिया। प्रिजनर्स को बोले यार चलो यार एंजॉय करो, पार्टी करो, कितने दिन जेल में रहोगे, हम है ना। सो इट्स गाय अपने दोस्तों को तो रिलीज किया ही। वहां पे जो जेल थी, जेल के अंदर जितने प्रिजनर उनको भी छोड़ दिया। उनको बोले चलो हथियार बितार उठाओ, आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। क्या है, वो बेचारे प्रिजनर्स थे, कोई एकदम चोरी करके गया था, किसी का मर्डर करके गया था। वो बोले हाँ यही तो मौका है, इसीलिए तो हमारा जन्म हुआ है। उन्होंने भी हथियार उठा लिए। और फिर ये सब लोग देखो, बैनर अनफोल्ड किया गया, ऑफिसर्स मार दिए गए, वहां पे जो भी ब्रिटिशर्स थे, जो भी दिखा उसको पीट दिया, कूट दिया, मार डाला। उसके बाद दे सेट ऑफ टू दिल्ली आफ्टर द सनसेट। तो सनसेट के बाद सबको मार भीड़ के एकदम तोड़ फीड़ के बिल्डिंग को आग बिग लगा के चले गए दिल्ली की तरफ। चलो दिल्ली वाला आंदोलन के। एंड अब काफी मोटिवेशन था। ये होता है ना क्लास के अंदर, एक ने आवाज किया किसी क्लास के टीचर में, सब कर रहे हो हा एकदम, या एकदम से टेबल बजाते हैं हम लोग, एक ने किया तो मजा आता है ऐसे, वो वाला मोमेंट था। या फिर तुम ज्यादा हो और सामने वाले कम है, और दो गली के अंदर झगड़ा हो रहा है और तुम ज्यादा हो, तो अब सामने वाला 2-4 है और तुम 15-20 हो। हाँ पिटने को कितना मजा आता है। हाँ यही तो हम चाहते हैं, एक को मारना। या फिर एक को किसी को पकड़ लिया गया है रोड के ऊपर, उसको मार रहे, तुमको भी मन करता है मैं भी मारता हूँ, तुमको रीजन भी नहीं पता क्यों मार रहे उसको, बट सब मार रहे तो वो वाली बात है। तो फायदा उठाने वाला। तो यहाँ पे सब एक्साइट हो गए, ये लोग जा रहे हैं अभी दिल्ली। अब क्या है ग्रुप के अंदर, चॉइस ऑफ बहादुर शाह एज ए सिंबॉलिक हेड। वहां पे दिल्ली के अंदर रेड फोर्ट में एक राजा बैठा है जिसका नाम है बहादुर शाह जफर। अब वो भाई साहब ओल्ड भी है और ज्यादा कुछ बचा नहीं है उसके लिए। और उसके बाद में वो रेड फोर्ट भी लेने वाले हैं ब्रिटिश। ये भी अनाउंस कर चुके हैं। टाइटल तो गया है उसका बहादुर शाह जफर, बहादुर उन्होंने ले लिया, बोल दिया तू शाह जफर रख। ठीक है, उसने क्या किया फिर, उसके पूर्वजों ने उसका नाम ही बहादुर रख दिया, तो आज से तू बहादुर। तो ये जो टाइटल वगैरह थे इन लोगों के वो सब ले लिया। तो सिंबॉलिक हेड था ये। अब इसके जो बेटे थे उनका ये कहना था कि तुम्हारे जाने के बाद हमारे पास तो इससे कुछ नहीं बचने वाला, रेड फोर्ट जा रहा, टाइटल जा रहे, तो हम क्या मतलब इधर करेंगे क्या। तो इसको मोटिवेट किया गया, उसके बच्चों ने भी किया, सैनिकों ने बोला बहादुर शाह जफर की जय जय। उसको पहली बार भाई ने एकदम पूरे जिंदगी में जय सुना था, तो बोला हाँ मेरी जय हो रही है तो होनी चाहिए। तो बोला कि चलो मैं तुम्हारा लीडर बनता हूँ। लीडर बना
भक्त खान नाम का एक सोल्जर था, कमांडर था भक्त खान, जो बरेली से सोल्जर्स को लेके आया था। कहां से? यूपी में बरेली में उसने हमला किया था ब्रिटिशों पे, और वहां से बरेली के बाजार में झुमका उठा रे, वो वाला जो गाना है ना, वो वाली बरेली। तो वहां से, वहां पे सैनिकों को मार के वहां से वो दिल्ली पहुंचे थे। तो ही टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ दिल्ली, कि वहां पे फाइट करना, सब कुछ सिंबॉलिक तरीके से बहादुर शाह जफर को रखा है। मेन डिसीजन मेकर कौन है? आपके भक्त खान। एंड फिर यही बात हुई कि बहादुर शाह जफर ने लेटर लिखे जितने भी लोकल रूलर्स थे इंडिया के अंदर उनको, कि सब हम यूनाइट होते हैं भाई, एकदम पूरा लड़ेंगे, माहौल बनाएंगे, क्योंकि हम नहीं लड़ेंगे तो कौन। सो ये वाली बात उसने किया। बट तब तक नाना साहेब को पेंशन चाहिए। बेगम हजरत महल चाहती है कि उसका वाजिद अली जो थे, उनकी डेथ के बाद में उसका बेटा बने वहां का रूलर, जो ब्रिटिश मना कर रहे थे। हर किसी का अपना कुछ ना कुछ तो है। जैसे कुंवर सिंह है, उसके बाद मौलवी अहमदुल्ला है, किसी की जमींदारी जा चुकी है तो किसी को अपना रूल वापस चाहिए, किसी को पेंशन बढ़ा के चाहिए। ऐसा कोई है नहीं जो देश के लिए लड़ना चाहता है। ये एक सिचुएशन थी, ये रियलिटी है उस रिवॉल्ट की। झांसी की रानी का एक थोड़ा सा लगता है कि शी वॉज फाइटिंग फॉर इंडिया, बिकॉज एक वक्त पे उनको ग्वालियर के ऊपर हमला करना था, ग्वालियर के रूलर पे, एंड दैट टाइम वो उनको जिंदा छोड़ देती है उस फोर्ट से जीतने के बाद, जब उसने धोखा दिया था। और तब वो बोलती है कि मेरे असली दुश्मन ब्रिटिशर्स है, मैं पहले उनको अपने देश के, अपने जमी से, अपने मुल्क से निकालूंगी, फिर अपनों के साथ डील करूंगी। तुम तो अपने हो, भले ही तुम दुश्मन नहीं निभा रहे हो अभी, फिर भी हो तो अपने ही जमी के, तो मैं पहले उनसे अपना एक हाथ करूंगी और फिर देखेंगे। तो इससे ये पता चलता है कहीं ना कहीं शी अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द एनी अदर इंडियन रूलर एंड ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स को उसने अपना नहीं माना। ब्रिटिशर्स अपने वाले, भले ही दुश्मन रहे, पर वो है अपने तो, और ब्रिटिशर्स वो यहाँ के नहीं है, इस सरजमी के नहीं है। ये बात उनका, उनके इस बातों से पता चलती है। बाकियों का मस्त एकदम पेंशन चाहिए, भिंगरी पिला दो हम खुश हो जाएंगे। चलो, तो उसमें देखो सिंबॉलिक, he accepted the soldiers demand and wrote letters chief को इंडियन urging them fight under the British regime। ये बात हुई। अब आगे देखते हैं क्या है। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज उस वक्त के ऊपर कौन कौन थे, कहाँ कहाँ पे आपको एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज में देखो, आसाम के अंदर मनीराम देवान, उसके बाद दिल्ली में हमीद अली खान, उसके बाद कदम सिंह मेरठ के अंदर, खान बहादुर, मैंने बोला था आपको भक्त खान बरेली के अंदर, देवी सिंह मथुरा के अंदर, मौलवी अहमदुल्ला फर्स्ट अवध एंड देन रोहिलखंड के अंदर फाइट किया था इन्होंने। इनके पास रोहिलखंड के अंदर अराउंड 40K लोगों का समर्थन मिला था, 40,000 लोग उमड़े थे। ऐसा ये रिवॉल्ट आप ऐसे भी मत समझो कि थोड़ा बहुत दिखा है गली के अंदर, एकदम स्टोन लेके फेंक के मार रहे, ऐसा वाला है क्या वो गली के अंदर के झगड़े? नहीं, 40,000 पीपल आर विथ मौलवी अहमदुल्ला। अब सोचो, इवन सेम गोज विद द नाना साहेब, 40,000 लोग थे इनके पीछे। तो किस लेवल पे रिवॉल्ट हो रहा था आप इमेजिन करो। ब्रिटिशों के पास उतनी कंबाइंड आर्मी नहीं थी पूरे भारत में। उसके बाद कुंवर सिंह, अमर सिंह एंड रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंदर फाइट कर रही थी। उसके बाद ब्रिजिस कादिर सन थे बेगम हजरत महल के, ये दोनों मिलके यहाँ पे फाइट कर रहे थे। एंड तात्या टोपे, जिनको रामचंद्र पांडुरंग कहा जाता है, और नाना साहेब जो पेशवा नाना साहेब कानपुर के अंदर। भक्त खान, सॉरी यहाँ वाला मैंने गलत बता दिया आपको, ये जो था बरेली में खान बहादुर एक अलग थे और भक्त खान एक अलग थे। भक्त खान शाहब आलम बहादुर बाय बहादुर शाह सेकंड, इनको टाइटल दिया था साहब ए आलम। ये टाइटल बहुत देते थे ब्रिटिशों का, पता नहीं पैसा नहीं बचा था, लास्ट लास्ट में टाइटल दे दिया। जैसे मोहन रॉय बोल के एक रिफॉर्मर्स थे, मोहन रॉय आपने सुना होगा, इनका नाम क्या बना आगे जाके, राजा राम मोहन रॉय। तो शाह आलम सेकंड को पेंशन बढ़ा के चाहिए थी, तो उस भाई साहब के पास पैसा कुछ था नहीं, पैसा वैसा कुछ था नहीं, उसको पेंशन बढ़ा के चाहिए थी। तो उसने क्या किया, इनको भेजा था ब्रिटेन कि बोलो कि तुम मेरे लिए केस लड़ो ब्रिटिश की कोर्ट में जाके, ताकि वो ब्रिटिश सरकार मेरा पेंशन बढ़ा के दे। बदले में मोहन राय को फीस दी क्या? नहीं, बोले तुमको टाइटल दे देंगे राजा का मैं होता तो नहीं देता, मैं झापड़ में रहता टाइटल
टाइटल के चक्कर में इतना दूर जाके केस लड़ना है, बदले में मुझे सिर्फ राजा बुलाएगा तू, ठीक है, राजा तो मेरी माँ भी बुलाती है मुझको। चलो उसके बाद पर पैसा नहीं देती। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज में ये सब लोग आपको याद रखने हैं, झांसी की रानी, और उसके बाद मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह। अब सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट, ये वाला याद रखना कि किसने सप्रेस किया, ये भी पूछ लिया जाता है। दिल्ली के अंदर देखो जॉन निकलसन एंड हडसन ने, कानपुर में कॉम्बेल एंड हाउलेक के अंदर हाउलेक, लखनऊ में हाउलेक, जेम्स ऑटरम एंड कॉलिन कैम्पबेल, ये इसने लिखा भी तो था एक किताब, ऊपर शुरुआत में हमने देखा था। झांसी के अंदर ह्यूग रोज, बनारस में जेम्स नील, बहादुर शाह सेकंड सेंट टू रंगून एंड डाइड इन 1862, ओनली मुगल एम्परर हु डाइड आउटसाइड इंडिया बेसिकली, ठीक है। एंड 1862 में इनकी मौत हुई थी। रंगून क्या थी उस टाइम पे, कैपिटल हुआ करती थी बर्मा की, बर्मा यानी कि अभी का म्यांमार, अपना साइड में जो अपना नेबरिंग कंट्री है म्यांमार, जिससे हम लैंड शेयर करते हैं, दैट कंट्री, उसकी पहले कैपिटल हुआ करती थी रंगून, और नाम था बर्मा, बाद में जाके उसका नाम हो गया म्यांमार। एंड तो यहाँ पे इनको भेजा गया था, बिकॉज बर्मा को भी रूल करते थे कौन, ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट देखो नाना साहिब एस्केप टू नेपाल, नेपाल भाग गए, ठीक है, बादल वर्षा बिजुली। एंड बेगम हजरत महल, ये खुद भी नेपाल भाग गए, बेगम हजरत महल बाद में, इन्होंने भी लड़ाई की लखनऊ में, बेगम हजरत महल महिला होने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया, हथियार उठाए, फाइट बैक किया, काफी सारी चीजें की थी। झांसी की रानी डाइड इन द बैटलफील्ड, बैटलफील्ड में मौत मरी, ठीक है, मौत नहीं बोल सकती, शहीद हुए, और खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। वो जो पोएम है कभी पढ़ के देखो, आपको मजा आ जाएगा। और तांता टोपे, एक इनको देखो लास्ट रिवोल्टर कहा जाता है, लास्ट रिवोल्टर। ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि सब खत्म हो गए थे, कोई भाग गया था, कोई नेपाल चले गया, कोई किधर छुप गया, कोई खत्म हो गया, ब्रिटिश से मिल गया, सब हो गया। एक तात्या टोपे थे, ही डिडंट गिव अप, ही केप्ट ऑन फाइटिंग। आगे जाके वो मिले अपने झांसी की रानी के साथ, उनके साथ फाइट की, वहां से बच के निकले, तो फिर एमपी के जंगल में छुप के थे वो, मध्य प्रदेश के, किसी ने पैसे के लिए उनकी इंफॉर्मेशन ब्रिटिशों को दे दी। हमको तो वो वाली लाइन अपने लोगों के ऊपर शूट करती है कि हमको अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती थी डूबी जहां पानी कम था। क्योंकि तात्या टोपे को इंफॉर्मेशन उनकी देने वाले, तात्या टोपे की इंफॉर्मेशन देने वाले जो शख्स थे वो तो इंडियन थे, तो उनको तो अपनों ने लूटा, और फिर उन्होंने बता दिया पैसों के लिए ब्रिटिशों को, और आगे जाके उनको फांसी दे दी गई, ही वॉज हैंग्ड। एंड ये सब अगर देखते हैं हम इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द रिवॉल्ट। अब देखो इस चीज को अगर इफ यू कैन, चलो कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लेना भाई लोग, टाइम देखने दो मुझको, टेस्ट रखी है तुम्हारी बायोलॉजी की। अरे टेस्ट का टाइम तो काफी हो गया, लेक्चर लंबा चल रहा है, बट चलो कोई नहीं, इसको फिनिश कर देते हैं हम लोग, अभी थोड़ा सा ही बाकी है, 53 मिनट्स, ओके। तो इसके बाद मैं टाइम देता हूँ 15 मिनट का, और देन वी विल कंडक्ट द टेस्ट। बायो की फुल फ्लेश टेस्ट है कंप्लीट सिलेबस के ऊपर, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रिपेयर्ड होंगे और दोगे अच्छे से। नाउ यहाँ पे देखो, रिवॉल्ट की मेरठ, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, ग्वालियर, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, पटना, आरा, बरकपुर, कोलकाता, सातारा में एक थोड़ा सा रिवॉल्ट दिखा है इंडिया के अंदर ऊपर नीचे, बाकी आप देखो इंडिया में कहीं पे भी आपको डॉट नहीं दिख रहा है। सो दैट शोज कि ये इसी एरिया में देखो, ये नॉर्थ इंडिया के अंदर ही लिमिटेड था, लिमिटेड टू ओनली नॉर्थ इंडिया। तो तुम सोचो ना, हम कहा जाता है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 हर जगह हुआ, बट नहीं, बहुत कम लेवल पे हर जगह हुआ, मेजरली ये सिर्फ नॉर्थ में हुआ। अगर हर जगह होता, यहाँ पे भी होता, यहाँ पे भी होता, तब ब्रिटिशों को कंट्रोल करना क्या हो जाता, मुश्किल हो जाता, एंड बहुत ही मुश्किल हो जाता ऑब्वियसली। ये इतना ही था, इसलिए उन लोगों को कंट्रोल करना आसान होगा एक पर्टिकुलर एरिया में। पहले वो दिल्ली को कंट्रोल करते थे, फिर बरेली भेजते थे, फिर ग्वालियर जाते थे, सो इट वॉज ईजी फॉर देम टू कंट्रोल। सेम आर्मी एक एरिया जीत के दूसरे एरिया में जाती थी। चलो उसके बाद कॉजेस ऑफ फेलियर देख लेते हैं, अंत में है, 5 मिनट बाकी है सिर्फ। कॉजेस ऑफ फेलियर में एब्सेंस ऑफ ऑल इंडियन पार्टिसिपेशन हम देख चुके हैं, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, होलकर ऑफ इंदौर, निजाम ऑफ हैदराबाद, राजा ऑफ जोधपुर,
नवाब ऑफ भोपाल, रूलर्स ऑफ पटियाला, सिंध एंड कश्मीर, किंग ऑफ नेपाल, ये सारे लोग ब्रिटिशों की तरफ से थे। दे डिडंट पार्टिसिपेट इन इंडियन साइड। इवन लॉर्ड कैनिंग उस टाइम पे कहते भी है, इफ निजाम ऑफ हैदराबाद एंड सिंधिया ऑफ ग्वालियर, ये जो है, इफ निजाम ऑफ हैदराबाद एंड सिंधिया ऑफ ग्वालियर were on Indian side in the revolt of 1857, then India would have got its freedom in 1857 only। उसी वक्त पे हमको फ्रीडम मिल जाता है। ये दो लोग, निजाम ऑफ हैदराबाद और ग्वालियर के जो दो लोग अगर इंडियन साइड से फाइट करते उस रिवॉल्ट में, क्योंकि इनके पास आर्मी और पैसा था, इन्हीं की आर्मी यूज करके, सिंधिया की ही आर्मी यूज करके झांसी की रानी को हराया गया था। यानी कि अपने भारतीय सैनिक ही भारतीयों के खिलाफ लड़ रहे थे उस वॉर के अंदर। ये भी एक सिनारियो था, काफी सैड है बट है। मिलिट्री इक्विपमेंट ऑफ इंडियन फाइटर्स वर इन्फीरियर, और जो इंडियन फाइटर्स थे जो फाइट कर रहे थे इस वक्त पे, जैसे 40,000 की फौज वहां पे नाना साहेब के आसपास, अहमदुल्ला के आसपास है, बट उनके पास कोई इक्विपमेंट ही नहीं है, बंदूक नहीं है उनके पास, मॉडर्न वेपन्स नहीं है, लैक ऑफ एफिशिएंट लीडरशिप, नो यूनिफाइड, यूनिटी भी नहीं थी, क्योंकि हो क्या गया कि कम्युनिकेशन का कोई रास्ता नहीं था। ग्वालियर में जिस टाइम पे रिवॉल्ट हो रहा है तो आरा के अंदर कभी और हो रहा है, बनारस में किसी और दिन हो रहा है। तो ब्रिटिशों को वो वक्त मिल गया, जब बनारस में हो रहा है तब आरा वाले शांत बैठे हैं, तो क्या हो गया कि बनारस वालों को खत्म करो, फिर आरा में जाओ, फिर जगदीशपुर में जाओ, फिर जगदीशपुर का खत्म करके पटना जाओ, फिर दिल्ली जाओ। एक ही दिन पे एक ही वक्त पे अगर हर जगह रिवॉल्ट हो जाता तो मजा आ जाता। सो दैट कुडंट हैपन, क्योंकि इंफॉर्मेशन वक्त पे पहुंच नहीं रही थी। कहीं कहीं पे इंफॉर्मेशन लीक भी हो गई। जैसे अगर ये इंफॉर्मेशन लीक हो गई कि दिल्ली के सोल्जर्स को पकड़ लिया गया है और इंफॉर्मेशन जा चुकी है कि हम लोग रिवॉल्ट करने वाले, इससे पहले कि ब्रिटिशर्स हमको आके पकड़ ले हम अभी हमला कर देते, ऐसा हो गया। और 8-8 दिन लग जाते थे इंफॉर्मेशन पहुंचने को कि पटना वालों ने हमला कर दिया है। यही इंफॉर्मेशन दिल्ली जाने में 8 दिन लग जाते थे। आइडियोलॉजी इंडियन इंटेलेक्चुअल डिडंट सपोर्ट दिस रिवॉल्ट, और बहुत सारे जो आइडियल मिडिल क्लास है इसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। मिडिल क्लास हमेशा डरा रहता है। किसी भी देश के अंदर जो रिवॉल्ट होती है, क्रांति होती है, मिडिल क्लास वाले नहीं देते उसमें। एक तो बहुत गरीब वाले लोग करते हैं, अमीर वाले तो फायदा उठाते हैं, वो तो सिस्टम बदल देते हैं, और जो एकदम गरीब होते हैं वही लोग अपने आपकी परवाह बिना किए चेंज लाते हैं समाज के अंदर, सोसाइटी में। आप देख लो ना, मिडिल क्लास वाले क्या नहीं, मिडिल क्लास वालों को लगता है कि हमारे पास जितनी संपत्ति है वही हमने बहुत मेहनत करके कमाई है, उसको कुछ ना हो जाए। इनके पास ज्यादा नहीं है बट जो है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वो किसी भी हालत में। सरकार आए, ये आ जाए, वो आ जाए, आग लग जाए, कुछ हो जाए, बट दे डोंट वांट टू लूज दैट प्रेस्टीज। वो उनको लगता है कि अरे इतना ही बहुत है, इसको प्रोटेक्ट करते हैं, कुछ कहीं हो ना जाए। तो आप देखो ना, किसी भी देश में जब रिवॉल्ट होता है या कुछ होता है, सो यूजुअली यू विल फाइंड द लोअर क्लास पीपल फाइटिंग, कमिंग ऑन द रोड, जेल में जाना। और मिडिल क्लास वाले मस्त न्यूज पे देखते हैं, एक ही न्यूज अलग अलग चैनल पे देख रहे हैं और फील भी ले रहे हैं। चाइना के अंदर गिर गया बम, एक न्यूज में वाले ने बताया, उसी को मेरे पिताजी दूसरे चैनल पे जाके लगा रहे और देख रहे चाइना वालों ने गिर गया। ओह, हर बार ऐसी रिएक्शन दे रहे हैं, क्या अलग ही न्यूज वाले भी घुमा घुमा के वही बता रहे। सो ये मिडिल क्लास करता है। उसके बाद देखो आगे इंपैक्ट देखो, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। हो क्या गया, जब ये रिवॉल्ट खत्म हुआ तो ब्रिटिशों ने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसको डिसमेंटल करके ये क्राउन के पास चले गया रूल, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट, इनडायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट ये डायरेक्टली रूल करने लगे भारत के ऊपर उनके थ्रू। एंड वही ब्रिटिश क्राउन, क्वींस प्रोक्लेमेशन आया, एक अनाउंसमेंट आई, रानी का लेटर, ठीक है, अनाउंस्ड बाय कैनिंग। अब ये कब हुआ था, नवंबर 1 1858 को लेटर आता है। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल केम टू एन एंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अनाउंस हो गया, जिसको गुड गवर्नेंस एक्ट दिया, ठीक है, और उसके तहत आगे बढ़ा। मतलब एक्ट कैसा भी लाओ, बुरा रहे, एक्ट में 32 चीजें लिख दो बट नाम दे दो गुड गवर्नेंस एक्ट। सभी जो रूलर्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है, रूल कैसा भी लाए, रूल को नाम बहुत अच्छा देता है, पूरा जिंदगी बदल देंगे, तुम्हारा 21 दिन में पैसा डबल। और उसके अंदर क्या लिखा होता है, तुम अगर 100 रुपए कमाते हो तो 99 रुपीज हमारे, टैक्स दे दो। उसके बाद कंट्रोल ऑफ इंडियन टेरिटरीज वाज टेकन बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, वही, और द गवर्नमेंट जनरल बिकेम द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। ये गजब का ये था, गवर्नर जनरल की पोस्ट का नाम चेंज किया है, उससे वो बंदा जो काम करता है वो थोड़ी बदलने वाला है, वो तो वही फालतू की डिसीजन लेगा अभी भी, बट नहीं ना, हम अब उसको वाइसरॉय बुलाएंगे। इसके बाद आर्मी को केयरफुली ऑर्गेनाइज किया गया,
यानी कि ऑर्गेनाइज में क्या किया, आर्मी के अंदर जो भी ब्राह्मण, राजपूत, इनकी जो पॉपुलेशन थी, ब्राह्मण राजपूत की एंड मराठा, यूजुअली इनकी पॉपुलेशन को घटाया गया, डिक्रीज किया गया और बढ़ा दी गई आपके पठान, सिख, तो सरदार, इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाया गया, क्योंकि इनका ये कहना था कि पठान सरदार हमारे खिलाफ रिवॉल्ट नहीं करेंगे, ये ब्राह्मण राजपूत मराठा ये लोग रिवॉल्ट करेंगे, क्योंकि ये रूलिंग क्लास हुआ करता था, ये भी हुआ करते थे, पर इनका ये कहना था कि वो ज्यादा नहीं सोचेंगे। तो पता नहीं कौन सी कमेटी ने इनको ये बताया था। अभी अगर अपने सिख रेजिमेंट से मिलेंगे तो फिर बोलेंगे अरे यार हमारे साथ तो चीटिंग हुई। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को विड्रॉ किया गया, इस रूल को। रिलीजन के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे बोला उन्होंने, वादा किया, रिलीजियस इन्वॉल्वमेंट, नो रिलीजियस इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। ये वीडी सावरकर ने एक किताब लिखा जिसका नाम था द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, प्रोक्लेम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट नाम की किताब लिखी और इसको ये नाम दिया। अब इसके बाद थर्ड फेज में क्या होता है, हम थर्ड फेज में तो ब्रिटिशों ने क्या किया, 1815 ऑनवर्ड्स में फाइनेंशियल इंपीरियलिज्म, मतलब ज्यादातर अब चीजें रिलीजन वाली चीजें ये सब चीजों को छोड़ दिया उन्होंने, मतलब इन सब चीजों में भी नहीं पड़ते, ज्यादातर इंडिया अपने कंट्रोल में आ ही गया है। अब क्या करते, फाइनेंशियली लोगों को टैक्स ले लेके हम लोग कंट्रोल करते हैं, यानी कि रेलवे बनाना, इतनी महंगी तरीके से रेलवे बनाना, जैसे कि अब रेलवे बनाना है, एक इवेंट बता देता आपको, रेलवे बनाने को ये लोग ब्रिटेन से पैसा मांगते थे, कि वहां के जो व्यापारी लोग हैं उनको बोलते थे कि तुम हमको पैसा दो, उनको क्या बोलते थे, तुमको हम डबल करके देंगे, डबल देंगे, 10 साल में तुमको डबल देंगे, ट्रिपल दे देंगे, ऐसी बातें करते थे। अब ये होता क्या था कि फिर रेलवे बनाई है इन्होंने उनसे पैसे लेके, उनको इतना ज्यादा रिटर्न का वादा किया है कि उसका प्राइस इतना ज्यादा होता था कि भारतीय लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे उस रेलवे में बैठने के लिए। और ये इतना ज्यादा क्यों वादा कर रहे हैं, क्योंकि ये पैसे लगाने वाले सारे ब्रिटेन वाले थे, इस कंपनी के अंदर ब्रिटेन के थ्रू जो रूल चल रहा था उसको इनडायरेक्टली रूल करने वाले तो यही व्यापारी लोग थे वहां के। तो ये ऐसा तरीका था कि खुद के पैसे लगाओ किसी चीज में और डबल रिटर्न निकाल लो, फिर उस बिजनेस का कुछ भी हो जाए सर्विस का कुछ भी हो, उसको भेज दो पर मजा आना चाहिए। तो इनसे जो वादा किया है पैसे लेने का, तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे यहाँ पे, फिर अगर वो पैसे देने को कम हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, तो प्राइस बढ़ा देते थे, 10 रुपए में प्रॉफिट नहीं निकल रहा उनका तो फिर 100 रुपए कर देते प्राइस, ताकि इंग्लैंड में बैठे हुए सारे बिजनेसमैन लोग खुश रहे। तो इंडिया से इनडायरेक्टली अपने जेब से पैसे निकाल के उनकी जेब भरने का काम था, इस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे थे। इसको इंपेरियलिज्म कहेंगे फाइनेंशियल। दिस वाज द पीरियड ऑफ बिगिनिंग ऑफ द रेलवे, जूट इंडस्ट्री, टी प्लांटेशन, उसके बाद माइनिंग ऑफ द ब्रिटिश कंपनी, ये सब में ब्रिटिशों का फायदा था और वहां के लोगों ने पैसा लगाया ताकि वो डबल रिटर्न ले सके। द एक्सपोर्ट कैश क्रॉप्स ग्रू, ये इंडिगो, ओपियम, कॉटन, सिल्क, कैश क्रॉप जो यूरोप के अंदर बेच सकते थे उसका प्रोडक्शन बढ़ाया था। आप लोगों को अगर हम तक पहुंचना है यूनिफॉर्म एस्पिरेंट्स के किसी भी चीज पे, जैसे आपको व्हाट्सएप पहुंचना है, तो ये पीपीटी हम शेयर करते हैं अपने ऐप के अंदर यूनिफॉर्म एस्पिरेंट्स के, वहां पे स्टडी मटेरियल नाम का जो फोल्डर है, सेक्शन है, उसमें तुमको ये पीपीटी मिल जाएगी फ्री में। फ्री में सारे नोट्स अवेलेबल है, हमारे टेलीग्राम पे भी शेयर करते हैं, और इस पे क्लिक करोगे तो आपको इंस्टाग्राम पहुंचोगे, इस क्लिक करना है तुमको, ये पीपीटी पीडीएफ आती है ना, तो इसमें लिंक डाले हुए हैं हमने, तो आप क्लिक करते उधर अपने आप पहुंच जाओगे। इस पे भी क्लिक करोगे किसी के ऊपर भी, जैसे इस पे क्लिक करते हैं आप टेलीग्राम पहुंच जाओगे, इस पे क्लिक करते ही गूगल प्ले स्टोर पे ऐप आ जाएगा, तो आप हमसे पहुंच सकते हो, यू कैन रीच आउट टू अस एनी टाइम। और हमारे बैचेस भी है मेघदूत, यू कैन ज्वाइन दैट ऑल्सो, 999 रुपीज में, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मैं रुकता हूँ इसमें उदय, एंड टेस्ट मेरे ख्याल से आप बोल रहे हो कि आपका तबीयत ठीक नहीं है तो आप दे नहीं पाओगे, एंड बाकी बच्चों का मैं लेता हूँ, उनको बात करके देखते हैं, चलो ठीक है। लाइव टेस्ट देनी है उसको, हम यहाँ से मॉनिटर करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। चलो फिर यहाँ पे रुकते हैं उदय, जय हिंद। बाय आर्यन, बाय।